हेलो स्टूडेंट। पहले तो आपका नॉलेज ऑफ मैथ साइंस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है ना। तो देखिए, अब तक आपके 4 एग्जाम हो चुकी हैं और आपने देखा होगा कि चारों एग्जामों के अंदर ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना। और किताब के अंदर से बन रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है ना। अब गणित की आपको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए ताकि आपके गणित में 100 में से 100 अंक आ जाएं। तो चलिए, अब हम इसी हिसाब से तैयारी करने वाले हैं जो गणित में 100 अंक अर्जित हो सके। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली एक जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इस प्रश्नावली को कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो इस प्रश्नावली में से वो सब कुछ मटेरियल हम पढ़ने वाले हैं जो इस प्रश्नावली के अंदर है। ठीक है ना। और हम देखेंगे कि बोर्ड के एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद हम रिक्त स्थान भी कवर करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम छोटे छोटे जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन होते हैं उनको भी कवर करेंगे। फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरात्मक के बाद अपन के जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, परंतु एक प्रश्नावली में से निबंधात्मक प्रश्न बनने वाला नहीं है, जिस प्रश्नावली में से बनेगा उनको हम कवर करेंगे। ठीक है ना। कुल मिलाकर के मटेरियल सबको पढ़ना है। ठीक है ना। अगर आपको गणित के अंदर अच्छे अंक अर्जित करने हैं तो प्रश्नावली के अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन है उन सबको पढ़ना है आपको। ठीक है ना। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना। ठीक है ना। आपकी तैयारी मैं कराता हूँ। ठीक है ना। किस हिसाब से करनी है आप ऑफलाइन तैयार कीजिए, केवल आप 2-3 घंटे मुझे दे दीजिए और आप ऑफलाइन और ऑनलाइन तैयारी करके आप 100 अंक अर्जित कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं। सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। ठीक है ना, पढ़ने के लिए। और ये एक बात मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो से बाहर बोर्ड के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है ना। सभी क्वेश्चन यहीं से ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 156 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल रूप है। क्वेश्चनों को टाइप देखना है हमको कि इस हिसाब से क्वेश्चन आएगा तो उसका जवाब कैसे देना है, इस हिसाब से क्वेश्चन आएगा तो उसका जवाब कैसे देना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका जवाब कैसे देखना है। ठीक है ना। कैसे देना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल रूप है। तो 156 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल रूप आपसे पूछा जा रहा है। ए 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13 होगा, या फिर ब 2 इंटू 3 इंटू 13 होगा, से 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 13 होगा, द 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 13 होगा। पता तो तब चलेगा जब आप 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना। चलिए करते हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 का भाग जाएगा 7 बार 15 में, बचेगा एक, फिर इसमें जाएगा 2 अट्ठे 16। ठीक है ना। 78 बार जाएगा। फिर 2 का भाग जाएगा तो 2 3 6 2 9 18। ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 का जाएगा, 3 एकम 3 3 आती है 9। अब 13 में 13 का जाएगा एक बार। अब इनको गुणनफल के रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 की घात हो जाएगी 2। ठीक है ना। इंटू 3 एक बार है तो 3 ही लिखेंगे, 13 भी एक बार है तो इंटू में 13 लिख देंगे। तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड है, उन अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल रूप आपको पता चल गया होगा। क्या है? 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। कहाँ है? 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इस हिसाब से सॉल्व करके देख लेना है। ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 192 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात होगी। ये कह रहा है 192 के जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें 2 की घात कितनी होगी आपको बताना है। तो 2 होगी या 4 होगी या फिर 5 होगी या 6 होगी। आपको क्या करना है, 192 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तभी आपको पता चलेगा कि 2 की घात कितनी होगी। जैसे यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 2। तो ऐसे ही आपको पता करना है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम देखिए, अब हम 192 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 192, 2 का भाग जाएगा, 2 नाम 18 और 2 6 की 12, 96 बार। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 48 बार। फिर 2 का भाग जाएगा,
दो चौका 8 और 2 से 16, 48 बार जाएगा, 2 का भाग जाएगा और 2 2 4, 2 चौका 24 बार, फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 2 4, ठीक है ना। 12 बार, फिर 2 का जाएगा कितनी बार, 6 बार, फिर भी 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आया है, 6 बार आया है। तो हम 2 की घात 6 लिखेंगे, ठीक है ना। 2 की घात कितनी होगी भैया, 6 होगी। ये कह रहे हैं 192 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात होगी, तो 2 की घात कितनी होगी, 6 होगी। तो द ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, ऐसे सॉल्व करके आना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक शून्येतर परिमेय संख्या, एक शून्येतर परिमेय संख्या है, शून्येतर मतलब यानी जो परिमेय संख्या है वो शून्य नहीं है। शून्यतर, शून्यतर का मतलब होता है कि शून्य को छोड़ते हुए, ठीक है, शून्य नहीं है और भी कोई संख्या हो सकती है, ठीक है। एक शून्यतर परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल कौन सी संख्या होती है। अगर परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या का गुणनफल किया जाए, जैसे 2 एक परिमेय संख्या है और इनको में √2 एक अपरिमेय संख्या है, इनका गुणनफल करेंगे तो 2 √2 आएगा, तो ये संख्या क्या है। या फिर परिमेय संख्या था अपरिमेय संख्या का भागफल, जैसे हम लोग लिख देते हैं 2/√2 लिख देते हैं, तो ये संख्या क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर तो गुणनफल और भागफल ही की बात की गई है। अगर आपसे योग या फिर घटाव की बात करें, जैसे 2 - √2 या फिर 2 और कोई संख्या ले ले, 3 + √5, इनकी संख्या की बात की जाए तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखना, अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ा जा रहा है या फिर घटाया जा रहा है या फिर गुणा किया जा रहा है या फिर भाग किया जा रहा है, तो जो भी संख्या हमको प्राप्त होगी वह हमेशा कैसी होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। आप देख सकते हैं ये भी अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ये भी अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ये भी अपरिमेय संख्या कहलाएगी और ये भी अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। ध्यान रखना, शून्यतर का मतलब समझ गए ना, शून्य नहीं है, शून्य को छोड़ते हुए शून्य के अलावा और कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा अपरिमेय संख्या, वह ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन को सही ढंग से माइंड में सेट कर लेना। एक शून्यतर परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पर गुणनफल और योगफल की जगह, वो गुणनफल और भागफल की जगह पर लिखा हो सकता है योगफल और घटाव, ठीक है ना, योगफल और घटाव, ठीक है ना, तब भी आपका आंसर अपरिमेय संख्या ही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ गमन करते हैं। आपका एक भी टॉपिक है नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है ना, सब कुछ सिखा दूंगा आपको और इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, आप देख लेना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। देखिए, साधारण बोर्ड को देख करके आपको भागना नहीं है, ठीक है ना, समय आपका बर्बाद नहीं होगा, समय मेरा बर्बाद होता है, ठीक है ना। जैसे मैं इसको मिटाता हूँ फिर लिखता हूँ, आपको तो सिर्फ 2 सेकंड में ही नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसलिए आप बने रहना और ऐसा ज्ञान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। संख्याओं 18 तथा 36 का लैस है, ठीक है ना। क्या पूछा जा रहा है, 18 और 36 का लैस आपसे पूछा जा रहा है। तो 18 और 36 का लैस है आप निकालना जानते होंगे कैसे। 18 और 36 के अभाज्य गुणनखंड एक साथ कर लेने हैं, जितने भी अभाज्य गुणनखंड आपको प्राप्त हुए उनका क्या कर लेना है, आपको गुणा कर लेना है। तो 18 और 36 का लैस क्या होगा, 36 होगा, ठीक है ना। क्या होगा, 36 होगा, तो सही ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संख्याओं 17 तथा 18 का में से है। अब यहाँ पर 17 और 18 का आपसे में से पूछा जा रहा है, तो में से निकालने के लिए तो आपको इनके अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करने होंगे। जैसे आप 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 तो एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 में 17 का ही भाग जाएगा एक बार। 18 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग जाएगा 9 बार, फिर 9 में 3 का जाएगा 3 बार, फिर 3 में 3 का जाएगा एक बार। जोड़ा बनाएंगे तो जोड़ा किसी भी संख्या का नहीं बनेगा, ठीक है ना। जब जोड़ा एक भी नहीं बनता है तो वहां पर में से हमेशा एक लिखा जाता है, ठीक है ना। में से क्या होता है, एक होता है। तो संख्याओं 17 और 18 का में से क्या होगा, एक होगा। कहीं जीरो मत कर देना, गलत हो जाएगा, एक भी जोड़ा न बने
तो में से क्या होगा, एक होगा, तो ब ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं a तथा 12 का में से 2 तथा लेस है 60 है, तो a का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दो संख्याओं में से आपको एक संख्या दे रखी है, ठीक है ना, और उन दोनों संख्याओं का में से आपको दे रखा है और ले से भी आपको दे रखा है। आपसे दूसरी संख्या पूछी जा रही है, कह रहा है ना कि a का मान ज्ञात कीजिए, तो a क्या है, ये दूसरी संख्या है। तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, में से और ले से का गुणा करना है और जो एक संख्या दे रखी है आपको उसका भाग देना है इनके गुणनफल में, तो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। तो ए बराबर कैसे निकलेगा, दूसरी संख्या कैसे निकलेगी, में से और ले से का गुणा करना है, 2 इंटू 60 करना है, बटे में जो दूसरी संख्या दे रखी है आपको वो आपको बटे में लिख लेना है। ठीक है, ऐसे 12 से काट लो, 12 60 कटेगा 5 बार, 12 पंजे 60 और 5 गुणा 2 करेंगे तो 5 दूना 10, तो दूसरी संख्या निकल के आई कितनी, 10। तो बे ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाए तो उसका सॉल्यूशन आपको ऐसे करके आना है कि दो संख्याओं का में से और ले से दे रखा है आपको, दोनों संख्याओं में से एक संख्या आपको दे रखी है और दूसरी संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, में से और ले से का गुणा करना है, जो भी संख्या दे रखी है उसको बटे में लिख लेना है, फिर उसको काटा पीटी करके कैलकुलेशन कर लेनी है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना, आगे समझ में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, 7वां और 8वां। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, यानी दोनों संख्याओं का में से दे रखा है, और एलसीएम 306,657 क्या है, इसका मतलब 306 और 657 का एलसीएम ले से आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो ले से क्या होगा, 22,338 होगा, या फिर 22,002 होगा, या फिर 22,342 होगा, या फिर 657 होगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्या दे रखा है, दो संख्या दे रखी है और उन दोनों संख्याओं का में से दे रखा है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए आपको एक सूत्र तो याद होगा, ए इंटू बी बराबर एस सी एफ इंटू एलसीएम। ठीक है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, इन दोनों संख्याओं का में और ले से का गुणनफल बराबर होता है किसके, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है ना। तो इसी सूत्र के जरिए हमने अभी क्वेश्चन किया था, वो कौन सा था, छठवा। ठीक है ना, वहां पर ए और 18 का आपको में से और ले से दे रखा था, तो ए का मान पूछ रहा था, वो ए और 12 का। ठीक है ना। अब देखिए इसी सूत्र से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर ए का मान दे रखा है और बी का मान दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ को क्या दे देना है, इधर भाग दे देना है। तो ए इंटू बी वटे क्या होगा, एचसीएफ बराबर में एलसीएम। यहाँ आपको मान जमा देने हैं, ए का मान क्या है 306 इंटू बी का मान क्या है 657 और वटे में एचसीएफ, एचसीएफ है आपका 9 और बराबर में एलसीएम। ठीक है, 9 से किसी भी एक संख्या काट लेना, तो 9 से हम 657 को काट लेते हैं, 9 7 63, बचेंगे कितने, 2, 27 होगा, तो 9 तिया 27। ठीक है ना। अब 73 गुणा 306 करेंगे तो आपके सामने एलसीएम होगा, तो 73 गुणा 306 करने पर ये आएगा 22,338। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है ना। अब 8वां क्वेश्चन देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या नहीं है। अब निम्न में से अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या कौन सी नहीं है, √2 अपरिमेय नहीं है, √8 अपरिमेय नहीं है, √4 अपरिमेय नहीं है, √10 अपरिमेय नहीं है। ठीक है, सबके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो ये कंफ्यूजन अपने दिमाग में पैदा नहीं करना कि सबके ऊपर रूट लगा हुआ है तो यानी ये सभी संख्याएं अपरिमेय ही होंगी, क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो देखिए रूट लगा हो भले ही, परंतु रूट के अंदर अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो संख्या आपकी अपरिमेय नहीं कहलाएगी। अब पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, जिनका वर्गमूल विद्यमान होता है, जैसे जैसे √1, तो एक आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि एक का वर्गमूल एक ही होता है। 4, 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, तो √4 का मान 2 होता है। √9, ठीक है ना, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3। तो ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 4 9
16, 25, ठीक है, 36, 49, 64, ठीक है ना, 81, 100, इस प्रकार से। तो √4 आपकी अपरिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, परंतु √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा सर? आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्न में से परिमेय संख्या है, तो √4 अपरिमेय नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी? ये संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। भाषा चेंज कर सकता है, परंतु क्वेश्चन आपका इसी हिसाब से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। इनसे बाहर एक क्वेश्चन और रहा है, उसको और मैं बता देता हूँ, अभी अभी माइंड में आया, ठीक है ना। वो क्वेश्चन है आपसे पिछले साल पूछा गया था, अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो जाए तो आप गलत करके नहीं आना, उसको और देख लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए लास्ट यानी वस्तुनिष्ठ लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, और अच्छा भी क्वेश्चन है बहुत, ठीक है ना। यदि x बराबर 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13 तथा y बराबर 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 है, तो x व y का में से होगा। यानी x क्या है? ये कोई संख्या है, तो इस संख्या के आपको अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं। y भी कोई दूसरी संख्या है, इसके भी आपको अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं। अच्छी बात है, अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं तो अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं हो पड़ेगी। और इन दोनों संख्याओं का आपसे पूछा जा रहा है में से, तो क्या करना है? तो देखिए अभाज्य गुणनखंड जो दे रखे हैं, इनमें आपको उभयनिष्ठ संख्या देखनी है, ठीक है ना, कि कौन सी संख्या दोनों जगह मौजूद है। तो 2 भी यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर है, 3 भी यहाँ पर है, ठीक है ना। और 13 13 यहाँ है, वहां पर नहीं, 5 वहां है, यहाँ नहीं है, ठीक है ना। तो 2 और 3 है, ठीक है ना। अब 2 और 3 है, तो देखिए जब हम में से निकालते हैं तो संख्याओं की जो सबसे छोटी घात होती है उसका ही गुणनफल क्या होता है? में से होता है। तो यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 3 है, तो हमको सबसे छोटी घात लेनी है, तो 2 की घात 2, 2 की घात 2, ठीक है ना। यहाँ पर 3 की घात कितनी है? 1, यहाँ पर 3 की घात कितनी है? 2, तो हमको 3 की घात 1 ही लेनी है, ठीक है ना, ये 3 घात 1। अब इसका गुणा कर लो, 2 की घात 2 का मान कितना होगा? 4, और 4 इंटू 3 करेंगे, 4 तिया 12, तो में से निकल के आया कितना? 12, ठीक है ना। तो स ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अगर आपसे ले से भी पूछ लिया जाए इस टाइप से, तब क्या करना है आपको? तो वो संख्या लेनी है आपको पहले जिन जो दोनों जगह मौजूद है, जो उभयनिष्ठ है। तो देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो ये लेनी है पहले, तो ठीक है ना। अब जब हम लय से निकालते हैं तो क्या करते हैं? जो सबसे बड़ी घात होती है उसका ही गुणनफल क्या होता है? लय है। यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 लेनी है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 घात 1 है, आप 3 घात 2 है, तो 3 घात 2 लेनी है। तो ये तो उभयनिष्ठ संख्या तो ले ली। अब वो भी संख्या लेनी है जिनका जोड़ा नहीं बना है, तो देखिए 13 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 13 भी लेनी है, 5 भी लेनी है, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं, तो ये भी लेनी है, ठीक है ना। ऐसे आपको गुणा करके लय से निकाल लेना है। तो 2 की घात 3 का मान क्या होगा? 8, ठीक है ना। 3 की घात 2 का मान क्या होगा? 9 इंटू 5 इंटू 13, ऐसे गुणा करके आप लय से निकाल लेना, ठीक है ना, अगर लय से पूछ लिया जाए तो, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी रिक्त स्थानों की तरफ गमन करते हैं, वो भी आपके बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, जो ये पाई होती है ना, पाई पाई भी आपकी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। या फिर आपको ऑप्शन में दे सकता है, जैसे आपको दे दिया 0.12, 102, 1002, तो डॉट डॉट, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। क्या है ये? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम रिक्त स्थानों की तरफ गमन करते हैं। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भैया ये काम पहले कर लो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लो, ताकि नेक्स्ट प्रश्नावलियों की वीडियो भी आपके पास पहुंच सके, ठीक है, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी रिक्त स्थान आपके सामने आ चुके हैं, और यही आपके रिक्त स्थान है, ठीक है ना। अगर जो मैंने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कराए हैं वहां से भी रिक्त स्थान आपका बन सकता है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपके सामने जो मैंने लिखे हैं, तो ये आपकी बुक के अंदर से ही लिखे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है अंदर से। और आपको पता है कि अब जो एग्जाम जो पैटर्न है वो चेंज है, ठीक है ना। अंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? अंदर से, ठीक है ना।
सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन खाली जगह होता है। अब किसी को यदि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय याद है तब तो वो इसको सॉल्व कर सकता है, अन्यथा गलती करके आएगा। तो देखिए, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी भाज्य संख्या ले लो, उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? उसके अभाज्य गुणनखंड के किया जा सकता है। जैसे 4 है, 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 6 है 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, पर तथा यह गुणनखंड खाली जगह होता है, यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है। इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होते, ठीक है ना? तो यहाँ पर आएगा कि तथा यह गुणनखंडन अद्वितीय अद्वितीय होता है, ठीक है ना? अद्वितीय आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल खाली जगह होता है। इसके बारे में मैंने अभी बताया था जब हम मैसल ऐसे कर रहे थे कि जो लास्ट क्वेश्चन बताया था ना अभी, कौन सा था वो? 9वां। उसमें मैंने बताया था कि जो 2 या 2 से अधिक जो संख्याएं होती हैं उनकी जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनमें हम वो संख्या चुनते हैं जिसकी घात सबसे छोटी है, उभयनिष्ठ होनी चाहिए, ठीक है ना? तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या होता है? में से होता है, महत्तम समावर्तक होता है। ध्यान रखना, सबसे छोटी घात का गुणनफल में से और सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या होगा? ले से होगा। अगला क्वेश्चन यही है, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल खाली जगह होता है, क्या होता है? ले से होता है। क्या होता है भैया? ले से होता है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक खाली जगह पर समाप्त होती है। अब प्राकृत संख्या है n, n का मान कुछ भी ले लिया जाए तो यहाँ पर 6 की पावर n है, n की जब 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे तो ये हमेशा किस अंक पर समाप्त होती है वही आपको लिखना है। आप ट्राई करके देख लेना। अब यहाँ पर तो मैंने 6 की पावर n ले ली, वो और भी संख्या दे सकता है, जैसे 4 की पावर n दे दिया, फिर 5 की पावर n दे दिया, कुछ भी दे सकता है। आप ट्राई कर सकते हैं 1 2 3 मान रख के। जैसे यहाँ पर 6 की पावर n दे रखा है तो यहाँ पर n की जगह पर 1 रख दो, 6 की घात 1 रखेंगे तो 6 की घात 1 का मान 6 ही होगा, 6 की घात 2 यानी 6 गुणा 6 करना पड़ेगा, कितना आएगा? 36। अगर 6 का मान 3 रखेंगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6 करेंगे, कितना आएगा? 216। अब आप देख लो कहां पर समाप्त हो रही है भैया? 6 पर समाप्त हो रही है ना? तो किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n हमेशा अंक 6 पर ही समाप्त होती है, ठीक है? तो यहाँ पर आएगा अंक 6 पर समाप्त होती है, 6 आ जाएगा, ठीक है ना? तो बस तो वो रिक्त स्थान आपके कंप्लीट होते हैं। अब आपके मेन क्वेश्चन बचते हैं और मेन क्वेश्चन है आपके 3-4 टाइप के, ठीक है ना? जो आपके बड़े अंक के क्वेश्चन बनेंगे, ये तो सभी 1-1 अंक वाले थे। अब हम उन्हीं क्वेश्चनों की तरफ गमन करते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, प्रश्नावली 1.1 का है, ठीक है ना? प्रश्नावली 1.1 के अंदर यही एक क्वेश्चन है जो आपका 3 अंक का या फिर 2 अंक का आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना? और तो फिर आपकी जो प्रश्नावली है 1.2 वहां से आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना? वहां से सिद्ध करने वाला आएगा। जैसे सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? तो उसको भी समझाने वाला हूं, पहले इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पढ़ लेते हैं। पूर्णांकों 510 और 92 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। 510 और 92 का क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फिर आगे कह रहा है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है, ठीक है? इसकी जांच से करनी है आपको। इसकी सहायता से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ऐसे भी लिखा हो सकता है या फिर लिखा हो सकता है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है कि ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है? कैसे भी लिखा हो, जांच करनी है आपको ऐसे, ठीक है?
तो हल देखिए इसका करना कैसे है, आपको करना क्या है, 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है पहले। अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकाल लेंगे। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। तो में से निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करने होंगे। तो चलिए करते हैं। दो का भाग जाएगा, दो दूना 4, दो पंजे 10, दो पंजे 10। अब दो का नहीं जाएगा, 5 और 5 2 12, 3 का जाएगा, तो 3 बट 24 और 3 5 15। अब 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, तो 5 1 5 और 7 35। अब 17 का जाएगा एक बार। 510 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ऐसे ही हमको 92 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं, ठीक है ना। तो 2 का भाग जाएगा, दो ना दो चौका 8 और 2 छिकी 12, ठीक है ना। फिर 2 का भाग जाएगा, दो चौको 8, दो छिक 12। फिर दो का जाएगा, दो दो ना 4, दो तिया 6। अब 23 में 23 का ही जाएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है। अब में से निकालना है, क्या निकालना है, पहले में से। तो में से निकालने के लिए हमने दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड अलग अलग कर लिए, ऐसे आपको कर लेने हैं। अब जोड़ा बनाना है इन दोनों में, ठीक है ना। तो देखिए दो यहाँ पर है और दो यहाँ पर है, ठीक है। और किसी का जोड़ा बन रहा है क्या, और किसी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है। यहाँ पर है जो यहाँ पर नहीं है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। केवल दो का जोड़ा बना है, तो में से आपका दो ही होगा। अगर और भी जोड़ा बन जाते तो हमें जिन जिन संख्याओं का जोड़ा बनता उनका सबका गुणा कर लेते। गुणा करने पर जो संख्या आती वही आपका क्या होता, में से होता, ठीक है ना। अगर एक भी जोड़ा नहीं बने तो एक भी जोड़ा नहीं बने तो में से आपको एक लिखना है, ठीक है ना। में से तो हमने निकाल लिया। अब हम निकालने जा रहे हैं ले से। तो ले से निकालने के लिए 510 और 92 के एक साथ अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है ना। तो दो का भाग देंगे 510 में, दो दो 4, दो पंजे 10, दो पंजे 255 बार। दो का भाग देंगे 46 बार। फिर भी दो का भाग जा रहा है 46 में, 255 में नहीं जाएगा, तो इसको हम ज्यों लिख लेंगे। जिसमें नहीं जाता ना उसको ज्यों लिखते हैं, सभी जानते हैं। तो दो का भाग इसमें देंगे 23 बार। अब 3 का देना है, 3 का जाएगा 3 बट 24, 3 पंजे 15 और 23 ज्यों फिर 86 में अब 5 का जाएगा 17 बार, 23 ज्यों अब 17 का देना है एक बार, 23 ज्यों अब 23 का देना है एक एक। ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो जितने भी ये हमको अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, इन सब का क्या करना होगा, गुणा करना है। चलिए करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इन सब का गुणा करने पर जो भी संख्या प्राप्त होगी वही आपका क्या होगा, लैसे होगा। कर लेते हैं। दो दो 4, 4 3 12 और 12 पंज 60, ठीक है ना। अब 60 गुणा करना है 17, 60 गुणा करना है 17। तो 0 और 17 छेकी कितना होगा, 102, ठीक है ना। तो 7 छेकी 42 और 6 सत्ते 42 और 6 4 10, 1020 आएगा। फिर अब 23 का करना है, तो 0 23 और 0 तो आएगा ही। तो 23 दूना 46 और 23 एकम 23 ही आएगा। 23 460 आएगा। कितना आएगा, 23 460, 23 460। तो लैसा हमने निकाल लिया, ठीक है ना। दो दो ना 4 थे, 12 पंजे 60, 60 गुणा 17 किया तो कितना आएगा, ये आएगा 1020। 1020 इंटू पर 23 करेंगे तो 23 460 आएगा। तो में से लैसे आपको इस हिसाब से निकाल लेने हैं। जब में से और लैसे निकल के आ जाए फिर आपको जांच करनी है। क्या करनी है, जांच। तो यहाँ पर लिख देना नीचे इसके, अतः सत्यता की जांच करने पर। तो सत्यता की जांच कैसे करनी है, वहां पर जो लिख रहा है अब आप अपने अनुसार लिख लेना। ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम से करनी है, ठीक है ना। ए इंटू बी का मतलब दो संख्या गुणन पर बोल लो, या ए इंटू बी का मतलब दो पूर्णांकों गुणन पर बोल लो, कैसे बोल लो। तो ए और बी की जगह पर संख्या को लिख लेना है। 510 है इंटू 92 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम लिख लेने हैं। 2 इंटू एलसीएम कितना है, 23,460। अब इनका गुणा कर लेना है। तो करेंगे 0 2 6 12, दो चौका 8 और एक 9, दो तीन 6 और दो दो 4 ही आएगा। 46,920, 46,920 इधर आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आना है। जब ऐसे करके आएंगे तब आपको पूरे अंक दिए जाएंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ हिंदी वगैरह नहीं लिखनी है। अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है ना।
अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम आए तो उसको इसी हिसाब सॉल्व करके आना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ गमन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां आपके सामने आ चुका है, प्रश्नावली 1.2 का है और वहां से ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो सिद्ध करने वाले सवाल आपको मैं 3 कराने वाला हूँ। कितने? 3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। एक तो ये ले लिया, अगर रूट वाली संख्या अकेली हो तो इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर रूट वाली संख्या के गुणा में या फिर प्लस में या फिर माइनस में कोई संख्या होती है तो उसको सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए कि रूट 6 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर दर्शाइए कि, सिद्ध कीजिए कि, ठीक है ना, कुछ भी लिखा हो सकता है, आपको सिद्धि करना है। ये रूट 6 लिया है मैंने, रूट 2 भी लिखा हो सकता है, रूट 3 भी लिखा हो सकता है, रूट 5 भी लिखा हो सकता है, रूट 7 भी लिखा हो सकता है, रूट 8 भी लिखा हो सकता है, परंतु सबकी कैलकुलेशन एक जैसी ही होगी, केवल संख्या ही चेंज होगी, ठीक है ना। तो चलिए अब हम हल करते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि रूट 6 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको हल में इसको परिमेय संख्या मानना है। यहाँ पर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो आपको परिमेय मानना है, इसके विपरीत, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, माना रूट 6 एक एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। सब में ऐसे ही लिखना है आपको। अगर यहाँ पर रूट 2 लिखा होता कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अभी हम यही लिखते कि माना रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या चेंज कर देते। माना रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, माना रूट 7 एक परिमेय संख्या है, इस हिसाब से लिख रहा है आपको, ठीक है ना। अपरिमेय सिद्ध करना है, इसके विपरीत परिमेय मानना है आपको हमेशा। जब इतना काम कर लेते हैं तो परिमेय संख्या के बारे में आपको बतलाना है। जो परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप की होती है, तब आपको लिख देना है कि तब यह P/Q के रूप की होगी। जब हमने परिमेय संख्या मान ही लिया है तो इसके बारे में दर्शाना है, तब यह P/Q के रूप की P/Q के रूप की होगी, ठीक है ना। इतना लिख दिया, ये P/Q के रूप की होगी। तो P और Q के बारे में क्या जानते हो, इनके बारे में भी आपको दर्शाना है। P और Q जो होते हैं सहअभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में लिख देना है, P/Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या मतलब सहअभाज्य संख्या वो होती है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है या फिर सार गुणनखंड एक होता है, ठीक है। जैसे 3 और 4 की बात करें, 3 और 4 का सार गुणनखंड क्या होगा, एक। सार गुणनखंड को हम में से भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या। फिर Q की भी एक कंडीशन होती है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको लिखना है। हर सवाल में आपको यही हिंदी लिखनी है, केवल संख्या चेंज होगी, चाहे वो रूट वाली संख्या अकेली हो, चाहे उसके गुणा में हो, चाहे उसके प्लस में हो, चाहे उसके माइनस में हो, चाहे वो बटे में हो, ठीक है ना। कैसे भी संख्या हो, हर बार आपको हिंदी यही लिखनी है, केवल संख्या चेंज करनी है, ठीक है ना। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी संख्या आपको दे रखी है उसको P/Q के बराबर लिख लेना है। तो हम लिख लेते हैं P/Q बराबर रूट 6, लिख लिया रूट 6 को P/Q के बराबर। अब देखिए अगर रूट वाली संख्या अकेली होती है ना, तब आपको वर्ग करना होता है। जैसे रूट 6 अकेली है, इसके गुणा में प्लस में माइनस में कोई भी संख्या नहीं है, तो आपको वर्ग करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो P का स्क्वायर हो जाएगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा, और रूट 6 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ बटे में Q 2 है, एक Q यहाँ पर रखना है, एक Q को इधर ले जाना। बटे वाला इधर जाए गुणा में होगा, तो यानी एक Q यहाँ पर रख दो, एक Q का गुणा 6 के साथ कर दो। तो अगली स्टेप होगी आपकी P² बटे Q बराबर 6Q, ठीक है ना। ऐसे कर देना है, एक Q यहाँ पर रख दिया, एक Q को हम इधर ले गए, 6 के साथ गुणा हो गया, 6Q हो गया। बस इतनी ही कैलकुलेशन करनी है, इससे ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। इसके बाद तो आपको इसके बारे में हिंदी लिखनी है। आपको लिखना है कि अतः यह असत्य है। ये असत्य क्यों है, क्योंकि P² बटे Q बटे वाली है, तो ये तो परिमेय संख्या है, और 6Q एक पूर्णांक संख्या है। क्या है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, ठीक है ना। इसलिए यह असत्य है, तो आपको यहाँ पर लिखना है अतः यह असत्य
है। अब ये असत्य क्यों है ये आपको दर्शाना है, क्योंकि पी स्क्वायर बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये बटे वाली है तो बटे वाले परिमेय होगी, तो पी स्क्वायर बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। तथा 6q क्या है, अब इसके बारे में लिखना है। 6q एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है भैया, 6q एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। जब ये दोनों बराबर नहीं हो सकती तो हमारी परिकल्पना गलत थी कि रूट 6 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिख देना है, इसलिए यहाँ पर लिख देना है अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। जब हमारी परिकल्पना ये गलत है कि हमने माना था कि रूट 6 एक परिमेय संख्या है, तो हमारी ये परिकल्पना क्या है, गलत है। जब ये परिकल्पना गलत है तो रूट 6 एक परिमेय संख्या हुई क्या, नहीं। तो रूट 6 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो आपको नीचे एक लाइन और लिख देना है। इसलिए रूट 6 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिख के नीचे लिख देना है इति सिद्धम। इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व करके आते हैं तो आपको 3 अंक पूरे दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। और 2 अंक का आता है तो 2 अंक पूरे दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए एक बात मेरी ध्यान सुनिए कि हो सकता है कि आपने इसकी जो हल करने का जो तरीका है ये आपने मेरे से पहली बार सीखा हो, ठीक है ना। अगर आपसे ये तरीका नहीं आता है, आपसे वो लंबा वाला आता है, तो आप उस लंबे वाले से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। परंतु जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको तो ये तरीका पता होगा, तो वो तो इसी तरीके से करना, ठीक है ना। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा वो लंबे तरीके को ही अपनाएं, क्योंकि अगर आप इसको समझने बैठेंगे तो उसको भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको रहने दीजिए। अगर आपके समझ में आ गया है, ठीक है ना, ये तरीका समझ में आ गया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों में किसी हिसाब से कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, उसमें समय कम लगता है, ठीक है ना। ये भी मेथड आपका किताब का ही है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ गमन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है। दर्शाइए कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। रूट वाली संख्या के प्लस में या माइनस में या फिर गुणा में कैसे भी हो, ठीक है ना, उसकी कैलकुलेशन आपको, यानी सबकी कैलकुलेशन एक तरीके जैसी है, ठीक है ना। तो जब रूट वाली संख्या के प्लस में या फिर माइनस में या फिर गुणा में कोई भी संख्या होती है, फर्क इतना होता है कि हमको वर्ग नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। वर्ग कब करना है, जब रूट वाली संख्या अकेली हो। दर्शाइए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अगर ऐसा सवाल आए तब ही वर्ग करना है, ठीक है ना। परंतु वर्ग कब नहीं करते, जब रूट वाली संख्या अकेली नहीं होती है तब वर्ग नहीं करते, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम मान लेते हैं कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इसके विपरीत मान लेते हैं। माना 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या मान ली है तो ये किस रूप की होगी, p बटे क्यू के रूप की होगी। तो लिख देना है तब यह p बटे क्यू के रूप की होगी। अब ये p बटे क्यू के रूप की होगी, तो p और q के बारे में क्या जानते हैं वो भी लिखना है। p व q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और q के बारे में क्या जानते हो, q का मान 0 नहीं होता है, ठीक है। इतनी हिंदी लिखने के बाद इस संख्या को p बटे क्यू के बराबर लिख लेना है। p बटे क्यू बराबर लिख लेना है 6 प्लस रूट 2, ऐसे लिख लेना है। अब रूट वाली संख्या अकेली तो है नहीं जो हम वर्ग करें, अकेली होती तो वर्ग कर देते, अब वर्ग नहीं करना। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, पक्षांतरण करके ये रूट वाली संख्या को अकेली निकालना है, ठीक है ना। अगर इसके प्लस में या फिर माइनस में या गुणा में या फिर बटे में
कैसी भी कोई भी संख्या हो उसको हटाना है पक्षांतरण करके, ठीक है ना। आगे समझ में, रूट वाली संख्या अकेली निकालनी है। अब देखिए 6 इसके साथ जुड़ा हुआ है तो 6 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस ये हटेगा, और गुणा में होता तो बटे में कर देते, ठीक है ना। माइनस में होता तो भी इधर ले आते, अगर इसके बटे में कोई संख्या होती तो वो इधर जाके गुणा में हो जाती। इस प्रकार से आपको हटा लेना है उस संख्या को, ठीक है। तो 6 इधर आएगी तो माइनस की होगी, तो इसको लिखेंगे हम पी बटे क्यू को पहले। अब 6 इधर प्लस की, इधर आके माइनस की, तो -6 बराबर में इधर √2 ऐसे निकाल लेना है, ठीक है ना। अब इधर वाली संख्या को सॉल्व कर लेना है लैसे वगैरह लेकर के, तो एक और क्यू का लैसा क्यू आएगा, क्यू का भाग क्यू में देंगे एक बार, एक का गुणा पी से करेंगे पी, आगे माइनस और माइनस, एक का भाग क्यू में देंगे क्यू, क्यू का गुणा 6 से करेंगे तो 6 क्यू और बराबर में √2। बस इतनी सी कैलकुलेशन करनी है। इतनी कैलकुलेशन करने के बाद आपको लिखना है इसके बारे में कैसे, अतः यह असत्य है क्योंकि p-6q बटे q, ये बटे वाली तो ये तो परिमेय होगी, और इधर वाली संख्या क्या है, अपरिमेय है, तो इसके बारे में लिख देना है। तो परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होती, जब परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होती तो 6 प्लस √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो यहाँ पर लिखना है हिंदी, ठीक है ना। लिखना कैसे, अतः यह असत्य है। अब असत्य क्यों है ये आपको लिखना है, क्योंकि इसको लिखना है p-6q बटे q, ये बटे वाली क्या होगी, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा ये क्या है, √2, तथा √2 एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है। अब इतनी हिंदी लिखने के बाद आपको लिखना है कि अतः हमारी परिकल्पना ये गलत थी या है, ठीक है ना। तो लिख देते हैं, अतः हमारी परिकल्पना, अतः हमारी परिकल्पना गलत थी, ठीक है। जब हमारी परिकल्पना गलत थी तो आपको लिख देना है इसलिए यह 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या, क्या लिख देना नीचे, इसलिए लगा के, इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा लिख के नीचे लिख देना इति सिद्धम, यानी ये सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन करा दिए ऐसे सिद्ध करने वाले, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, ठीक है ना, वो भी समझाना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना। और इसके बाद आपकी प्रश्नावली ये समाप्त हो जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये मैंने मिटाया नहीं है क्योंकि फिर से हमको यही हिंदी लिखनी है, तो हमको यहाँ पर मान लेना है, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, तब यह p बटे q के रूप की होगी, p व q सह अभाज्य संख्या है तथा q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। इतनी हिंदी लिखने के बाद इस संख्या को p बटे q के बराबर लिख लेना है। चलिए लिख लेते हैं, p बटे q बराबर 5 माइनस √3। इस क्वेश्चन को क्यों लिखा मैंने, इसको इसलिए लिखा कि यहाँ पर √3 के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखना कि रूट वाली संख्या हमेशा प्लस की ही रहनी चाहिए, प्लस की बनानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 को नहीं लेके आना है इधर, √3 को इधर लेके आना है, √3 इधर आ जाएगा तो ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो p बटे q को इधर भेज देना है। तो रूट वाली संख्या प्लस की भी होनी चाहिए, उसी हिसाब से आपको पक्षांतरण करना है, ये माइंड में सेट करके रखना। तो चलिए पक्षांतरण करते हैं, वर्ग वगैरह तो करना नहीं है क्योंकि रूट वाली संख्या अकेली थोड़ी है। तो √3 को इधर लाना है, चलिए √3 इधर ले आते हैं, ठीक है ना। 5 इधर रहेगा ही, p बटे q उधर जाएगा तो माइनस का होगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना है लैसे लेकर के, इधर √3 आपका जो कहते हो, एक और q का लैसे q आएगा, एक का भाग क्यों देंगे q को गुणा 5 से करेंगे तो क्या आएगा 5q माइनस माइनस, q का भाग क्यों देंगे एक बार, एक का गुणा हम p से करेंगे p, ठीक है ना। इतनी कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद आपको लिखना है अतः यह असत्य है, इसके बारे में लिख देना है, अतः यह असत्य है। अभी असत्य क्यों है ये आपको दर्शा देना है, क्योंकि √3 क्या है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या
है, ए परमेय संख्या है, और दूसरी संख्या क्या है, ये 5q माइनस p बटे q, ये बटे वाली है तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है। इतनी हिंदी लिखने के बाद आपको लिख देना है कि अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। जब हमारी परिकल्पना गलत है तो 5 - क्या है, परिमेय है, तो इसलिए लगा के लिख देना, इसलिए 5 - एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिख करके नीचे लिख देना है इति सिद्धम, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको सिद्ध करके आने हैं क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में। प्रश्नावली आपकी एक समाप्त होती है, ठीक है ना। प्रश्नावली एक के अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, अगर चला जाए तो मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर फिर से मिलूंगा, ठीक है ना। उस दिन भी मिलूंगा जब पेपर आप देकर के आएंगे 26 मार्च को, तो उसकी आंसर की आपको पूरे पेपर की इसी चैनल पर सबसे पहले दी जाएगी, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने क्लास के जो साथी हैं उनको इस चैनल से अवगत करा देना, ठीक है ना। अब जो आपके जो बहन भाई हैं छोटे, जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है ना, उनको भी इस चैनल से अवगत करा देना, क्योंकि अभी गर्मियों में मैं इस चैनल पर क्लास 10th का, क्लास 8th का सिलेबस चालू करने वाला हूँ, ठीक है ना। और इस चैनल पर बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो ये काम पहले कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके, ठीक है ना। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2 को लेकर के।